A very good morning to all of you. मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए ताकि आप लोग डीएनए पॉलीमरेजेस के एंजाइम के बारे में जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो सके, ठीक है? तो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे वो आप लोग लिखते भी जाया करिए क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ पॉइंट्स बोलूं और आप उसमें वीडियोस में ना लिखा हुआ मिले, तो इसीलिए आप लोग क्या करें, आप लोग उसको थोड़ा सा लिखते रहिए, इसीलिए पेन कॉपी लेकर के बैठे रहा करिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ेंगे वो है प्रोकैरियोट, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 5। तो उसमें से मेजर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कौन है? आपका पहला और तीसरा, ठीक है? तो पहला और तीसरे में भी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन है? आपका तीसरा वाला। तो यहाँ पर आपको यही पढ़ना है कि जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है इसका हम लोग फिगर के थ्रू भी पढ़ेंगे। बस आज हम लोग ये जान रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है क्या, उसका नाम क्या है, उसको डिस्कवर किसने किया है और वो एंजाइम, ये जो एंजाइम है उसके फंक्शन क्या क्या है। तो हम लोग उसका बस थोड़ा बहुत फंक्शन जानेंगे, फिर डिटेल में हम लोग फंक्शन क्या है उसके फिगर के थ्रू भी हम लोग समझेंगे, तब हम इसको कंपेयर कर पाएंगे कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड में भी क्यों डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को तीन प्रायोरिटी होने के बाद भी सेकंड थर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी गई है, ठीक है? हम लोग डिफरेंस भी, इसका एक वीडियो डिफरेंस पे भी बनाएंगे कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग जो डीएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, कॉनबर्ग डीएनए पॉलीमरेज के नेम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कॉनबर्ग जो है वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही डिस्कवर किया है इस एंजाइम को, इसीलिए इस एंजाइम को कहा जाता है कॉनबर्ग एंजाइम। और ये एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, मैं बार बार बता रही हूँ कि ये प्रोकैरियोट में यूज होने वाला एंजाइम है। तो जब भी प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज लिखने के लिए आएगा तो आप लोग फर्स्ट और थर्ड के बारे में ही लिखोगे, ठीक है? ये नहीं कि आप अल्फा और बीटा और वो सब के बारे में लिखोगे, वो आपका यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है? तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जिसको कॉनबर्ग डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं क्योंकि कॉनबर्ग साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। और दूसरा पॉइंट आप इसका लिख सकते हो कि ये एक मोनोमेरिक एंजाइम है। मोनोमेरिक क्यों बेटा? क्योंकि ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन कहने का मतलब कि यहाँ पर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? जब कई ढेर सारे अमाइनो एसिड, जब ये एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं और अपनी ढेर सारी चेन बनाते हो, तो उसको आप क्या कहते हो? एक पॉलीपेप्टाइड बोलते हो। तो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रिपेयर हो गई है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक मूव करती है, क्योंकि एन टर्मिनल पे पहला अमाइनो एसिड जो होता है वो अमीनो ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एन टर्मिनल। और लास्ट में जब अमाइनो एसिड को आप देखोगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसलिए सी टर्मिनल, ठीक। तो यहाँ पर जो पहला अमाइनो एसिड, यहाँ पर जो ये आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए पर क्या होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जीन एक्टिव होकर के एमआरएनए बनाते हैं और ये एमआरएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। और ये तीन कोडॉन, 3 कोडॉन्स मिलकर के, कई बार क्वेश्चन भी आया कि हाउ मेनी कोडॉन्स कैन फॉर्म सिंगल अमाइनो एसिड। तो आप बताओगे तीन कोडॉन्स मिलकर के एक अमाइनो एसिड बनाते हैं और कई ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं? एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये हम कई बार इसको डिटेल में पढ़ाए भी हैं और बताए भी हैं, ठीक है? तो ये मोनोमेरिक मतलब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनने वाला एंजाइम जो है वो मोनोमेरिक, मोनो मतलब ही होता है वन, ठीक है? तो ऐसा एंजाइम है जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, इसीलिए आप मोनोमेरिक कहते हो। जब आप पॉलीमरेज थर्ड पढ़ोगे तो वहां पर आपको वहां पर चीजें दूसरी तरह से देखने को मिलेंगी कि पॉलीमरेज थर्ड के केस में आपको वहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है? पॉलीमरेज थर्ड जो है वो दूसरा आपको दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो एंजाइम है, तो मैंने आपको बताया था कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम एक लार्ज सब यूनिट है, लार्ज होता है और जो एंजाइम से आकर के बाइंड करता है वो आपका क्या होता है? सबस्ट्रेट। जैसे एक पेन है और इसकी क्या होती है? कैप होती है। तो ये कैप आकर के इस पेन पे बाइंड करती है। तो ये पेन का जो साइट है जहां पर ये कैप आकर के बाइंड करती है, ये साइट क्या कहलाएगी? जहां से ये कैप आकर बाइंड करेगी, तो ये मान लेते हैं ये कैप है और ये क्या है? ये पेन है। तो ये कैप के ये जो साइट है ये उसके लिए क्या कहलाएगी? एक्टिव साइट, क्योंकि यहाँ पर बाइंड करने के बाद ये कंप्लीट पेन बन जाएगा। अब वैसे ही सेम यहाँ पर क्या है? एंजाइम है। एंजाइम किसकी तरह एक्ट कर रही है? पेन की तरह। और ये सबस्ट्रेट किसकी तरह
कैप की तरह। तो जब ये एंजाइम की ये जो साइट है वो क्या कहलाती है, जहां से ये कैप बाइंड करता है उसको आप कहते हो एक्टिव साइट। तो ये एक्टिव साइट जहां पर सबस्ट्रेट आकर के एंजाइम से बाइंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल हिस्टिडीन, ठीक है, सिस्टीन, जितने भी OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं वो एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये आकर के बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद इसको क्या बनाता है, कंप्लीट पेन बनाता है। तो ये बाइंडिंग जो होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ये बाइंडिंग होती है, ठीक है, कोवैलेंट नहीं। क्योंकि आप जब चाहो तो इस पेन की कैप को निकाल सकते हो और जब चाहो पेन की कैप को लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये बाइंडिंग कोवैलेंट होती, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती तो आप इसको खोल नहीं सकते। तो इसीलिए ये बाइंडिंग जो होती है वो आपकी नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ी होती है। यहाँ पर जैसे ही एंजाइम आया, ये मान लेते हैं ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये दोनों बाइंड कर लेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये पर्टिकुलर पेन बन गया। तो पर्टिकुलर पेन क्या कहलाएगा, एक तरह का प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो जब एंजाइम की बात कर रहे हैं तो ये एंजाइम जो है इसको जब ट्रीट किया जाता है एक प्रोटीएज एंजाइम से, तो ये एंजाइम जो है ये ऐसे ही नहीं बना है, ये दो सब यूनिट से मिलकर के बना है। और ये दो सब यूनिट के बीच में जो आपको ये रीजन दिख रहा है जिसको आप हिंज रीजन कह रहे हो, ये रीजन इसको क्या करता है, ये इसको अटैच करके रखता है। जो ये लार्ज सब यूनिट है और एक क्या होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, लार्ज सब यूनिट, और ये क्या है आपकी स्मॉल सब यूनिट। इन दोनों को कनेक्ट कौन करके रखा है, ये हिंज रीजन। ये हिंज रीजन इन दोनों के लिए कनेक्टिव लिंक है। जैसे कि एंटीबॉडी आप जब भी पढ़ते हो तो आप एंटीबॉडी पढ़ते हो तो एंटीबॉडी में ये इसकी क्या है, वेरिएबल रीजन है और ये इसका क्या है, कांस्टेंट रीजन है। ये वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन, इन दोनों के इस रीजन को जहां पर ये अपर पार्ट फैब रीजन और एप्सी रीजन, ये एप्सी रीजन और ये फैब रीजन है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये क्या कहलाता है, हिंज रीजन। ये भी हिंज रीजन है। तो उसी तरह यहाँ पर भी ये आपको क्या नजर आ रहा है, हिंज रीजन नजर आ रहा है। तो ये आप उसी को हिंज रीजन यहाँ पर आप कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला आपको ये जो नजर आया हिंज रीजन, ये हिंज रीजन किस लिए बना हुआ है, ये इसको कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर इस हिंज रीजन को अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो कि ट्रिप्सिन है, इसको ये प्रोटीएज फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसको लिया गया है ताकि ये प्रोटीएज जाकर के क्या करता है, इस हिंज रीजन को ब्रेक कर देता है। तो जब ये हिंज रीजन ब्रेक हो जाता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। तो दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल देखने को मिलेगा। तो एक एन से सी टर्मिनल देखने को मिलेगा, क्योंकि सी और जब ये फ्रेगमेंट में डिवाइड होगा तो दो फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, एक एन टू सी इधर दिखेगा जिसको आप स्मॉल फ्रेगमेंट कहते हो, और एक एन टू सी इधर मिलेगा जो कि आप लार्ज फ्रेगमेंट कहते हो। तो ये कैनॉल फ्रेगमेंट हो गया और ये क्या कहलाता है, स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक है। तो इसके पास कौन सी एक्टिविटी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है।